नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर। इसके क्या है फायदे और क्या है नुकसान, आखिरकार क्यों एक साथ चुनाव से कई सवाल खड़े हो रहे। एक साथ चुनाव से क्या देश का विकास वाकई हो जाएगा। एक देश एक चुनाव पर एक्शन में अब मोदी सरकार। अगले हफ्ते संसद में बिल पेश होने पर चर्चा है। एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। वहीं विपक्ष के सवाल लगातार सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ गंभीर आरोप लग रहे हैं कि सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र कैबिनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी है। मोदी सरकार संसद के इसी शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश भी कर सकती है। इस अहम चुनावी रिफॉर्म को लेकर सरकार इसे जेपीसी में भी भेज सकती है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से इसको लेकर के सुझाव के लिए चर्चा होगी। बड़ा सवाल यह भी है कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कब होंगे। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्ष वाली एक कमेटी की रिपोर्ट में एक नया प्रावधान अनुच्छेद 82A(1) शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में एक तारीख अधिसूचित करेंगे। इतना ही नहीं, इसमें अनुच्छेद 82A(2) भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। एक साथ कब होंगे चुनाव, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब एक देश एक चुनाव के इस बड़े रिफॉर्म को लागू कब से किया जाएगा और कब एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। हालांकि जिस तरीके से लगातार इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियां छिड़ी, उस पर भी हम नजर डालेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सूत्रों का कहना है कि यह निर्वाचन आयोग के लिए भी बेहतर होगा क्योंकि उस पर पूरे देश में फ्री हैंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होगी। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक सहमति बनाना और संसद में विधेयक पारित करवाना तो बस शुरुआत है। ईसीआई के अधिकारी ने कहा कि असली काम उसके बाद शुरू होगा। विधानसभा और लोकसभा के लिए एक साथ मतदान की सुविधा के लिए आयोग को नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए ऑर्डर देने की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए काफी समय की आवश्यकता होती है। अब चर्चा यह है कि क्या वाकई वन नेशन वन इलेक्शन ही अब देश की तरक्की का एकमात्र रास्ता बना है और वन नेशन वन इलेक्शन के क्या कुछ फायदे और क्या नुकसान है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी, राजनीतिक विश्लेषक अनिल त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता पुनीत वर्मा जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। पंकज रस्तोगी जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं जी। आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, क्यों इतना ज्यादा इस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है? देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो पहले इलेक्शन हुए थे 1952 में, उस समय विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हुए। उसके बाद 62 में हुए, 52 में हुए, 57 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए। उसके बाद 72 में के बाद से व्यवस्था बदल गई और लगातार ये चुनाव होते रहे। चूँकि कांग्रेस का प्रभाव हो गया विधानसभा सीटों में, विधानसभा में, तो उसके बाद जो है ये प्रणाली को बदल दिया गया और अलग अलग चुनाव होने लगे। लेकिन अगर आप देखिए तो इस देश ने बैलेट से भी चुनाव देखे हैं और आज क्या नाम है उससे आपके ईवीएम से भी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी जो है हम लोग देख रहे हैं। और उसमें कितना खर्च हो रहा है, कितना अरबों रुपए का व्यय होता था बैलेट पेपर से, और उसके बाद लोग बैलेट लूट ले जाते थे और स्थिति ये होती थी कि जहाँ 1000 वोट होते थे, गिनती में पता लगा 1200 वोट निकल रहा है। इस तरह की तमाम चीज़ें देखने को मिली। लेकिन आज ईवीएम से जो है वोटिंग हो रही है और ये बहुत फुल प्रूफ है और उससे तमाम तरह की भ्रांतियां खत्म हो गई। आज देखिए निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव का ही नतीजा है कि बीजेपी जो 300-400 पार का नारा देती थी वो 240 पे ही लटक गई। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती, कुछ होती, तो बीजेपी 272 के आंकड़े को, जादुई आंकड़े को, बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती थी। और इस देश में अगर कहा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसलिए क्योंकि देखिए अभी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में 2023 में कमेटी बनाई गई थी जिसपे कई पार्टियों के सदस्य भी उसमें नामित सदस्य थे और बाकायदा उसमें जो है आपके जनमानस से भी राय ली गई थी। उसके लिए बाकायदा अखबारों में विज्ञापन दिए गए और लोगों से, जनमानस से भी कहा गया कि आप अपने विचार जो है ऑनलाइन उस पर आप दीजिए या लिखित में भेज सकते हैं। बाकायदा इस तरह की व्यवस्था हुई
और 18,000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट रामनाथ कोविंद जी ने सरकार को सौंपी, जिसपे गहन विचार विमर्श हुआ। और उसके बाद जो है अर्जुन राम मेघवाल जो भारत के आपके लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा और कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल गई है। अब सरकार ये चाहती है कि इसमें सभी दलों की सहमति बन जाए, इसलिए ये विधेयक जो है इस सत्र में लाया जा सकता है। 20 तारीख तक सत्र है, इसमें लाया जा सकता है और उसके बाद सभी दलों की सहमति बनाने के लिए जेपीसी को भी ये भेजा जा सकता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को ये बिल भेजा जा सकता है कि सारे लोग, सारे दलों की उसमें सहमति हो जाए। अब प्रश्न इस बात का है कि ये बिल क्यों जरूरी है। ये बिल वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इसलिए जरूरी है कि इससे लाखों करोड़ का धन बचेगा, देश का पैसा बचेगा। देखिए स्नेहा जी, एक बात को समझ लीजिए कि 1952 में जब चुनाव हुए थे तो प्रति व्यक्ति 28 पैसा खर्च होता था और आज जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए तो 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और उसके बाद जो राज्यों की विधानसभाएं, 28 विधानसभाएं और केंद्र शासित राज्य हैं, उसका मैं आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, तो टोटल अगर मान के चलिए तो 2 लाख करोड़ से अधिक धन का व्यय हुआ। और दूसरी बात यह है कि ये पैसा बचेगा, तो ये पैसे जो है, भारत का 47 लाख करोड़ का बजट है, 47 लाख करोड़ के बजट में अगर 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए इसी में चले जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और फिर हर समय इलेक्शन होते रहते हैं, बहुत से लोग वोटिंग नहीं कर पाते हैं, वृद्धजन वोटिंग नहीं कर पाते हैं। अब जब पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सब एक साथ होंगे तो लोग एक साथ वोटिंग देने जाएंगे और वो जो है वो 1-2 महीने के अंदर में ये सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा पूरे देश में, तो उसमें विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होंगे। अब आप देखिए कि एक ये आंकड़ा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 81 दिन अधिसूचना जारी रही, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान 54 दिन अधिसूचना जारी रही, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के दौरान 39 दिन अधिसूचना जारी। तो इससे विकास कार्य भी बाधित होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा है और इससे अपने जो सुरक्षा बल है उनके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, तमाम तरीके के फायदे होंगे। और जो इसके लिए जो ईवीएम मशीनें हैं, ये तिगुनी ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। तो लेकिन यह है कि इससे जो है देश का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा और देश के नागरिकों में एक बार ये रहेगा कि एक सालाना पर्व आना है, 5 साल पे एक पर्व आना है चुनाव का, उसमें हमको वोटिंग करनी है। जिस भी पार्टी की सरकार बने, जिसकी भी नीतियां बने, और तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन यह है कि उसमें जो है एक फुल प्रूफ तरीके से ये पूरे चुनाव कंडक्ट हो जाएंगे और उससे देश का बहुत लाभ होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 52, 57, 67 उस समय क्यों चुनाव होते थे, इसीलिए कराए जाते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज भौतिकवादी युग में बहुत बड़ी राशि इसमें खर्च हो रही है, कई लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो इसलिए इस पे जो है ये चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इसलिए ये इस देश के हित में बहुत नितांत आवश्यक है। पुनीत वर्मा जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, संसद में इस पे चर्चा की बात की जा रही है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? जी बहुत ज़रूरी भी है जी, क्योंकि जिस तरीके से पैसे खर्च हो रहे हैं जो भी इलेक्शन होते हैं जी, वो पारदर्शी रूप में हो और पारदर्शिता उन इलेक्शनों में झलके। और अगर वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी भी इलेक्शन को देखिए, चाहे यूपी के इलेक्शन हो चाहे केंद्र सरकार का इलेक्शन हो, जब इलेक्शन होते हैं तो उससे 60 दिन पहले अधिसूचना जारी हो जाती है, कोई विकास कार्य नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सारे फंड रोक दिए जाते हैं, सारी वैकेंसीज रोक दी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है कि हर राज्य में कभी ना कभी तो इलेक्शन होना ही है। बिल्कुल, किसी का 25 में हुआ, किसी का 24 में हो, किसी का 22 में हो, किसी के 21 में हुआ। तो ये और उस इलेक्शन से पहले आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता के तहत कोई भी कार्य आप कर नहीं सकते, कोई भी सरकार जो है वो उस तरीके से कार्य कर नहीं सकती। तो वन नेशन और वन इलेक्शन का समर्थन तो मैं भी करता हूँ। ठीक है, अनिल त्रिपाठी जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है। भाई इसको तो मैं एक तरीके से राजनैतिक हथकंडा मानता हूँ। मैंने ये तो अभी पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा कि 52 में हुए चुनाव, 50 में हुए, 52 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए, तो वो जो आज तक चुनावी प्रक्रिया है उसमें ये कहाँ है कि आप नहीं एक साथ चुनाव करा सकते, उसमें मना है क्या कहीं? देखिए, ये एक तरीके से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक तरीके की योजना है जी, जैसा मैं समझता हूँ। भाई इसी सरकार ने तो ये बात कही थी कि एक देश एक टैक्स। बिल्कुल, तो क्या एक देश एक टैक्स है?
है क्या कि राजनीतिक दल के लोग जमीन में गरम बनाए रखने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाते। क्यों नहीं करा पाते भाई? है क्या जी। कि जमीन नीचे कैसे गरम रहे, कैसे गरम रहे और कैसे मेन मुद्दों से जनता का ध्यान हम बाहर कर सकें, और किस तरीके से हम, अब जैसे अभी कहा गया कि पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, इसके बाद उसमें लूट लिए जाते थे, तो अब क्या हो रहा है भाई? बगल में तो अभी पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने जिस तरीके से, जिसको हम कहते हैं कि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां के तो चुनाव आयोग ने सामने आकर के कहा, और कहा हमको तो खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारे देश में हमारा चुनाव आयोग तो हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहा, और उस शेरो शायरी सुना रहा है। क्यों सुना रहा है भाई? तो ये जिम्मेवारी संवैधानिक संस्था की है। चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होता है तो सत्ताधारी दल आगे आ जाता है। क्यों आता है भाई? ये तमाम से सवाल हैं, और ये कहीं मना नहीं है कि एक साथ चुनाव नहीं होंगे। भाई लोकसभा के साथ कई विधानसभाएं जो अपना कार्यकाल पूरा करती हैं, तो उनके चुनाव तो होते हैं ना जी। उनको किसने रोका है? अभी उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जिन 5-7 राज्यों के चुनाव एक साथ होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए भाई? देखिए ऐसा है कि हेडमास्टर जो चाहे, हेडमास्टर अपने अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहता है। पूरी दुनिया में जहां जहां तानाशाही आई है, लोकतांत्रिक रास्ते से आई है। हम तानाशाही के रास्ते पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? हमारे सवालों का जवाब आप नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिनको आपको करना होगा। आप कहेंगे कि सहमति नहीं बन रही। अरे भाई सहमति के लिए क्या है? अभी आपने महाराष्ट्र के साथ झारखंड के कराए, जबकि महाराष्ट्र, झारखंड और आपके हरियाणा सब एक साथ चुनाव होते थे। दिल्ली का आप अकेले करा रहे हैं चुनाव। भाई गजब है तरीका इस देश का। आपने कहा चुनाव के पहले हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? महंगाई कहां खड़ी हो गई, इसका क्या हुआ? अब आपके 4 लोग आ जाते हैं, कहते हैं महंगाई कहां है, विकास है। अरे भाई विकास किसका है? विकास तो यही है कि आपका पुल गिर रहा है। अब यहां भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता होता तो इस संबंध में सवाल का जवाब देता। शायद वो हमको राष्ट्रद्रोही कहने लगता, कहता इनके अंदर जिन्ना की आत्मा आ गई है, ये भी सवाल करता। सवाल ये है कि आप मूल मुद्दों से आपका ध्यान कहां भटका करके खड़ा कर दिया जाए, और आपके संपत्ति पर किसी दूसरे को बैठाल दिया जाए। आज कहा जाता है कि देश में एक उद्योगपति है गौतम अडानी अंबानी, उसका लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छी बात है, तो फिर राजे रजवाड़े क्यों खत्म किए गए? पूंजी को अगर एक जगह सेंट्रलाइज करना था तो राजे रजवाड़े क्यों खत्म किए गए? जमींदारी उन्मूलन क्यों हुआ? फिर इसके बाद सीलिंग एक्ट क्यों आया? भाई आप सबको बराबर लाने की स्थिति में थे ना। अब एक उद्योगपति को आप आउट ऑफ टर्न सारी संपत्तियां देते चले जाएंगे जो जनता की गाढ़ी कमाइयों से बनी थी। इन सब की तरफ जनता का ध्यान न जाए, इसलिए आपने कह दिया कि एक देश एक चुनाव। अरे आप, हम इस देश में एक तरीके का रेल का डिब्बा तो कर नहीं पाए। एक तरीके का क्या रेल का डिब्बा हो गया? जनरल का टिकट लेने वाले भूसे की तरीके जा रहे हैं, कुछ लोग एसी में फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, कुछ कूपे में जा रहे हैं, और हम उनका रिजर्वेशन करना तो दूर, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं दे पा रहे, और कह रहे हैं एक देश एक चुनाव। यही बात कही थी कि एक देश एक टैक्स, जीएसटी ले आए और पेट्रोलियम पदार्थ को उसमें नहीं शामिल कर पाए। क्यों नहीं किए भाई? और क्या एक देश एक, ये सब राजनीतिक उठापटक है जिससे जनता का ध्यान हटे, और राजनीतिक लोग चुनाव जीत करके गद्दी पर बैठ जाएं तो उससे ये थोड़ी होता है कि उनकी लोकप्रियता बहुत है। 33% वोट पा करके कोई भी देश पर शासन कर सकता है। कांग्रेस भी करती थी, लेकिन उनके अंदर थोड़ा लो क्लास थी, इनके अंदर वैसी कोई चीज सामने नजर नहीं आती है। तो दुख है। अब दुख के साथ कहा जा सकता है हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, देख रहे हैं सरकारें क्या कर रही हैं। जी पूजा जी, जी
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। अब संसद में इस पे चर्चा होगी और सरकार खुद जेपीसी तक इस मामले को ले जाने को तैयार है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए स्नेहा जी, पहले तो आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। स्नेहा जी, जब देश के जब मुद्दे चल रहे होते हैं ना महत्वपूर्ण, तो भाजपा ये करती किस तरीके से जो है डाइवर्ट किया जा सके और कुछ और एक नया चीज ला करके लाया जाए। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, मैं एग्री करूंगी, मुझसे पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे उन्होंने कहा कि ये 5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते हैं और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। उसके पहले वाले प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रति जो है व्यक्ति इतना खर्चा आता है। तो स्नेहा जी, ये बताइए कि आपको भी पता है कि पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था, ये इलेक्शन क्यों अलग अलग होने लग गए? कि कभी कोई बीच में सरकार गिर गई तो वहां पे इलेक्शन कराना पड़ा स्टेट में, कभी केंद्र की सरकार गिर गई तो वहां पे इलेक्शन कराना पड़ गया। तब जाकर के ये जो इलेक्शन अलग अलग होना चालू हुए वो इसीलिए हुए। आपको पता होगा कि जो है अभी तेलंगाना सबसे न्यू राज्य बना है, उसका जो है एक ही साथ चुनाव होता है, केंद्र का भी और स्टेट का भी। अरुणाचल प्रदेश उससे पहले बना हुआ था तो उसका भी केंद्र का और राज्य का चुनाव एक ही साथ होता है। तो ये जो कभी ये कह रहे थे ना कि पैसे बचाए जाएंगे, भाई कैसे पैसे बचाएंगे? जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है वो आप कह सकते हैं क्या कि बिल्कुल नहीं आने वाला है। जब बीच में कहीं की सरकार गिरेगी तो आप बाई इलेक्शन तो कराएंगे, पूरे स्टेट में कराएंगे, जैसे अभी होता है विधानसभा की होती है 4 सीटें होती है, 5 सीटें होती है, 10 सीटें होती है। तो उस तरीके से आप इसकी बात मानते हैं तो जिन्होंने प्रपोजल किया हुआ कि वो पूरे स्टेट में बाई इलेक्शन कराए जाएंगे, उसके बाद में फिर इलेक्शन होगा। ये आपको नहीं लगता खर्चा कहाँ डिक्रीज हो रहा है? खर्चा मतलब आप एड ऑन ही करते चले जा रहे हैं, पता नहीं किस लॉजिक से कह रहे हैं कि नहीं खर्चा हम डिक्रीज करेंगे। एक ही बार होगा ना कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, बाद में क्राइसिस नहीं आएंगी, आप लिखित दे सकते हैं कहीं नहीं आने वाली है। ये रही बात इनके खर्चे की। मुझे लगता है कि खर्चे इनको कम करना चाहिए तो वहां कम करना चाहिए ना स्नेहा जी। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, देश की बात कर लीजिए, जो एग्जाम्स होते हैं, आप एक बार पैसा भेजते हैं और एग्जाम होने के बाद में पेपर लीक हो जाता है। जो एग्जाम्स होते हैं आप बिल्कुल पैसा भेजते हैं, उसके बाद में फिर वो भर्ती कंप्लीट नहीं करते, वो कोर्ट में चली जाती है, वहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है, लोगों का भी सरकार का भी। ये सब पहले डिक्रीज कर लीजिए ना आप। इसे यहाँ पे आप मानसिकता का भी अलग हो रहा है, मानसिक लॉस हो रहा है, हेल्थ लॉस हो रहा है और आर्थिक लॉस हो रहा है, छात्रों का भी सरकार का भी। ये सारी चीजें आपसे नहीं हो रही है। आपको ले दे करके देखा वन नेशन वन इलेक्शन। पहली बात स्नेहा जी, वन नेशन और वन इलेक्शन में क्या हो जाएगा कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जी वो दरकिनार कर दिए जाएंगे। जो एक रीजन का इंटरेस्ट होता है, आपको भी पता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं जो केंद्र का होता है, एमपी का इलेक्शन होता है तो उसका इंटरेस्ट अलग होता है, अगर वहीं पे राज्य के चुनाव होते हैं तो राज्य का इंटरेस्ट अलग होता है। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं राज्य के जो इंटरेस्ट होगा उस पर उतनी वैरिता नहीं दी जाएगी जिसको देना अति आवश्यक है। ये भी जरूरी है। तो ये सब चीजें ना करनी पड़े। और इनके पास अभी सत्ता प्रशासन है, बाई इलेक्शन में उत्तर में दिखाई और जहां पर भी इलेक्शन होता है, चंडीगढ़ के मेयर के भी इलेक्शन में दिखाई है कि प्रशासन कितना तगड़े से इस्तेमाल करते हैं, अपना मिसयूज करते हैं प्रशासन का। तो मुझे लगता है कि भाजपा को ये लग रहा है कि भाई सरकार में रहते हुए किसी भी तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए हम वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो हम अपनी जो है हित में चीजें ला सकेंगे। वो जनता के हित में तो नहीं दिख रही है कहीं से, ना वो कहीं से पैसा बचाते हुए दिख रही है। हो सकता है इन्होंने अपना गलत रख लिया होगा जरिए कि नहीं पैसा बच रहा है। पैसा बचाने तो मुझे लगता है कि जितना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्रैवल में खर्च हुआ, जो पिछले प्रधानमंत्री थे उनके जो है 4-5 गुना ज्यादा खर्च हुआ एवरी ईयर, तो उसमें थोड़ा सा कटौती कर लेते, निवेश और बढ़ा लेते। ये सब करते ज्यादा बेहतर। तो इतना ही कंसर्न इनको दिख रहा है, इनको बस दिख रहा है किसी भी तरीके से हमें जो है अपनी सत्ता बनाए रखनी है, सत्ता में ही रहना है। उसके लिए भले जनता का जो इंटरेस्ट को हम दरकिनार कर दें। और मुझे लगता है कि ताकि जो है ये इस तरीके का कृत्य ना कर सके और हम जनता के साथ में जो है धोखाधड़ी नहीं होने देंगे, हम जनता के साथ में ही रहेंगे। पंकज जी, जी वन नेशन वन इलेक्शन के जहां आप लोग पॉजिटिव पॉइंट्स गिना रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग पॉजिटिव पॉइंट्स गिना रहे हैं, वहीं अभी पूजा जी ने कहा कि कैसे खर्च कम हो रहा है, क्षेत्रीय मुद्दे ही गायब हो जाएंगे, क्षेत्रीय पार्टियां जो वहां के आम मुद्दों पे काम करती हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या वाकई जिस तरीके का आरोप अखिलेश यादव के द्वारा लगाया गया कि बीजेपी खुद की जीत और खुद को बनाए रखने के लिए कर रही है?
देखिए, पहले तो बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी एक विजनरी नेता है। उनका एक विजन रहता है, विजन के तहत ही देखिए, जब उन्होंने 2014 में कमान संभाली थी तो 2013 में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पे थी। आज उन्होंने उसको 5वीं अर्थव्यवस्था देश में बना दिया है। 68,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। आज देखिए इतनी फास्ट ट्रेनें चल रही हैं। अभी हम अहमदाबाद से मुंबई की बुलेट ट्रेन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तेजस चल रही है, शताब्दी चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। लोगों को कनेक्टिविटी बढ़ी है, ट्रेनों की संख्या बढ़ी है। आज लोगों को सामान्य वर्ग को भी अपने उसमें जाने में कोई समस्या नहीं है। तमाम तरीके के रेल का नेटवर्क में काफ़ी वृद्धि हुई है। और अगर कहा जाए कि रेल में जो वो होते थे, बहुत से जो एक्सीडेंट होते थे, उसमें भी कमी देखी गई है। तो ये सब एक विजन होने के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। और तमाम जो फर्जी राशन कार्ड हुआ करते थे, 5 करोड़ 10 लाख जी, वो क्या, वो कितना उन्होंने मौज लूटी होगी, और कितने क्या नाम उन्होंने उन राशन कार्डों के आधार पर कितना खरबों रुपया लूट के अपने घरों में रखा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 1953 से 54 करोड़ जनधन खाते खोले और उसमें डायरेक्ट लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। राजीव गांधी क्या कहते थे, पूर्व प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे, कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ, 15 पैसे ही जनमानस तक पहुंचता है। तो प्रधानमंत्री मोदी इन सब चीजों को देख के चल रहे हैं। और दूसरी बात, अभी देखिए 1,35,000 करोड़ रुपए 2024 के इलेक्शन में खर्च हुए, प्रति व्यक्ति 1400 रुपए खर्च हुआ। तो अगर ये इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसमें भारी कटौती होगी। एक बार में सारे राज्यों के और सब केंद्र शासित राज्यों के सब जगह चुनाव कंडक्ट हो जाएंगे, जिसमें भारी धनराशि बचेगी और जनमानस का समय भी बचेगा। लेकिन मुसीबत विडंबना यह है कि क्षेत्रीय दलों की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय दल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसीलिए क्षेत्रीय दल इस आशंका से डरे हुए हैं, इसीलिए वो भारी विरोध कर रहे हैं इसका। और दूसरी बात है, क्योंकि चुनाव जब एक साथ होंगे तो सेंट्रल के मुद्दे अलग होंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दल सिर्फ एक राज्य में ही चुनाव लड़ेंगे, वो पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उनका मैनिफेस्टो जो होगा वो राज्य स्तर का ही होगा, केंद्र स्तर का नहीं होगा। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, जो और भी अन्य दल है, तो वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो वो पूरे देश में चुनाव लड़ती हैं। तो उनका मुद्दा, उनके लिए जो है उनका जो घोषणा पत्र होगा, मैनिफेस्टो होगा, वो पूरे देश के लिए होगा, देश की जनता के लिए होगा। तो इसलिए ये सब जो क्षेत्रीय दल है, ये विशेष रूप से डरे हुए हैं कि ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाएंगे, जिसमें वो लुप्त हो जाएंगे और जनमानस भी उनको जो है लुप्त प्राय कर देगा। इसलिए क्षेत्रीय दल सर्वाधिक इसका विरोध कर रहे हैं। सभी राज्यों के क्षेत्रीय दल इसके समर्थन में नहीं है और वो पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पास हो। लेकिन सरकार की मंशा ये है, और सरकार के पास मैंडेट भी है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में मैंडेट है, लेकिन सरकार उसके बावजूद ये चाहती है कि जेपीसी को ये भेजा जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेजा जाए, और उसके बाद पेश करने के बाद जेपीसी को भेज दिया जाए और सभी दलों की एक राय बने, तभी ये बिल पास हो। ठीक है। अनिल जी, जी, विपक्ष कह रहा था कि अगर इस बिल को लेकर के कोई सहमति नहीं बनेगी और जबरदस्ती लागू किया जाएगा तो विपक्ष जेपीसी के पास जाएगा। शुरुआत यहां से हुई थी, लेकिन अब खुद मोदी कैबिनेट के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि अगर सहमति बनती है तो भी जेपीसी की अगर मांग उठेगी जेपीसी के पास भेजा जाएगा, सहमति नहीं बनेगी तो भी जेपीसी के पास जाएगा मामला। क्या लग रहा है, अब क्या वाकई ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात है, बिल है, ये इस बार शीतकालीन सत्र में ही पास हो जाएगा? देखिए, अभी आपके इसी परिचर्चा में जी, कई सवाल आए, बिल्कुल, और उन सवालों का जवाब कुछ का तो मैं देना चाहता हूं, कुछ का मैं देना उचित नहीं समझता। पहली बात तो ये है कि मैं इस बिल को पूरी तरीके से राजनैतिक बिल मानता हूं। न तो ये देश की अर्थव्यवस्था बचाने वाला बिल है, न देश को एक सूत्र में पिरोने वाला बिल है, न जनता का नुकसान फायदा करने वाला है। अभी इसके पहले कहा गया कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय डेवलपमेंट की योजनाएं रुक जाती हैं। बिल्कुल गलत। डेवलपमेंट की कोई योजना नहीं रुकती, जो पूर्व से गतिमान होती है वो कोई योजना नहीं रुकती। और राजनीतिक दल के लोग चुनाव के बीच इस तरीके की घोषणाएं भी करते रहते हैं, और डेवलपमेंट का एक बहाना है। इसको मैं पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से कहता हूं कि डेवलपमेंट का एक बहाना है। जो परियोजनाएं चालू रहती हैं, जिनका स्वीकृत रहती है, उन पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं रहता। अगर हमारे में से किसी एक प्रवक्ता के, किसी एक व्यक्ति के पास इस तरीके की कोई जानकारी हो कि जिस समय चुनाव होता है उस समय पूर्व से चल रही योजनाओं को, जो सरकार द्वारा निर्धारित योजनाएं हैं, अगर उन पर किसी तरीके की कोई रोक का
क्रम हो, कोई आदेश हो तो हमको भी अवगत करावें, हम भी बहुत प्रसन्न होंगे। जी नंबर 2 कि ये जो बिल है, इस बिल के पहले एक वक्फ बिल भी आया था, वक्फ प्रॉपर्टी वाला, वो भी जेपीसी के पास गया था, उसका क्या हश्र है, वो कहाँ खड़ा है। इसके पहले देखिए राजीव गांधी ने दल बदल विरोधी कानून के लिए कानून बनाया, उसके बाद क्या होने लगा, दल बदल विरोधी कानून का असर है क्या? किसी स्टेट में आपने सुना है क्या कि दल बदल करने वाले लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई हो गई? सवाल ये है कि हम लोकतंत्र में अपनी अस्मिता कितनी बचा के रखते हैं। अच्छा, हमाम में इधर भी नंगे हैं उधर भी नंगे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक लोक और लाज नहीं रहती तब तक कुछ नहीं रहता। इसी उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार तोड़ करके, विधायक तोड़ करके कुछ लोगों ने सरकार बनाई। मायावती चाहे इस पक्ष के रहे हो चाहे उस पक्ष के रहे हो, सभी ने, भाजपा ने भी मायावती के एमएलए को तोड़ करके सरकार बनाई। क्या हुआ? क्या वो दल बदल विरोधी? देखिए ऐसा है कि जब अपने खांचे में कोई बात आती है जी तो लगता है बुरा। कायदे से तो ये है कि अभी देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब समाजवादी पार्टी को छोड़ा, समाजवादी पार्टी ने एमएलसी पद से इस्तीफा देने की बात नहीं कही थी, लेकिन उसने नैतिकता के तकाजे में एमएलसी पद का भी त्याग किया और समाजवादी पार्टी की सदस्यता का भी। ये तो होती है नैतिकता, मैं उनका बिलविशर नहीं हूं, लेकिन नैतिकता का एक पैमाना ये है। अब पता चला कि आप पार्टी में भी हैं। अब मनोज पांडे वगैरह अभी क्या है, समाजवादी पार्टी के एमएलए आए, राज्यसभा में वोट दिए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से पोषित हो रहे हैं। ये दल बदल में नहीं है, उनकी याचिकाएं पड़ी हुई है, विधानसभा अध्यक्ष उसको ठंडे बस्ते में डाले हुए। तो भाई है क्या कि कानून बहुत बने हैं, लेकिन उनका अनुपालन कितना होगा। अब एक वर्सपी एक्ट बना था, उसके बाद तो भारत खोदो अभियान चल गया, उस कानून को माना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा। तो सवाल ये है कि हम उसको अपने सार्वजनिक जीवन में कितना उसका पालन करते हैं। हम तो इसको ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सगुफे के रास्ते से अघोषित तरीके से उन राज्यों में गवर्नर के सहारे चुनाव न जीतने के बावजूद भी सरकारें गिरा करके और उन पर भी शासन करना चाहती। इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। आप देखिए, मान लीजिए एक साथ चुनाव हो जाते हैं, कोई सांसद खत्म होता है तो उपचुनाव होता है कि नहीं होता? उस क्षेत्र में अधिसूचना जारी होती है कि नहीं जारी होती है? उस क्षेत्र में कोई सरकारी डेवलपमेंट के काम क्या रुकते हैं? नई घोषणाएं नहीं होती, नई चीज नहीं वहां दी जा सकती, ये तो प्रतिबंध होता है। इसके बाद भी अगर आवश्यक है, अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई, आवश्यक है वहां भेजना, तो चुनाव आयोग परमिट करता है, आप जाइए काम करिए। सवाल इसका है कि हमको शासन की बागडोर चाहिए और हमारे अनुसार चाहिए। जबकि यह लोकतांत्रिक देश, जब हम लोगों ने अर्जित किया था ये लोकतंत्र, तो यह हुआ था कि हम सब लोग आपस में संगठन बना करके, आपस में हम सब लोग बातचीत करके कोई रास्ता, कोई मसौदे पर हल निकालेंगे। तो उस समय तो सब स्वतंत्रता आंदोलन के खपे खपाए लोग थे। इस समय सब कमे कमाए लोग हैं जो भाई एक आध एमएलए छोड़ दीजिए, एक आध सांसद छोड़ दीजिए, किसी भी सांसद का अगर उसका बैक हिस्ट्री देखिए तो कोई भी करोड़ों से नीचे का नहीं है। मैं इसी विधानसभा में देखता था, लोकसभा में देखता था, 4-4 बार 5-5 बार के एमपी बेचारे जनरल की डिब्बे में बैठ करके दिल्ली से अपने क्षेत्र आते थे। आज पोजीशन है कि दिल्ली से कोई सांसद, इक्का दुक्का तो हम नहीं समझ सकते, कोई सांसद बिना फ्लाइट के आता ही नहीं है। भाई गरीबों का मसीहा हवाई यात्रा से। अब मोदी जी ने भी कहा था कि भाई गरीब चलेगा, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से उड़ेगा, पता नहीं कब उड़ेगा, राम जाने। अब इसको भी देख लिया जाएगा कि इसका क्या हाल होगा। हमको तो लगता है कि देश जिस ओर जा रहा है, हम बहुत जल्दी, हमको चंद्रशेखर जी के लोकसभा का वो भाषण याद आता है कि हम जिस ओर जा रहे हैं हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ। ठीक है पूजा जी। जी बार बार जी स्नेहा जी, देखिए अभी प्रवक्ता जी ने कहा कि जो है देश जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। कि जो है 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बन गई हुई है?
देश के जो 10% लोग हैं उनके पास में 77% देश की जो है, जो 10% अमीर लोग हैं उनके पास में देश की संपत्ति का 77% है, बिल्कुल। और 1% लोगों के पास में 53% है देश का। और जो है जो आधी 50% जनता है उसके उनके पास में 4.1% ही देश की संपत्ति का हिस्सा है। तो ऐसे तो आप जो है नंबर 1 भी बन जाइए अर्थव्यवस्था में, पर देश का जनता का थोड़ी भला हो जाएगा। आप 10% है 5% को आप लेकर के चले जाए, उनके पास में 90% जो है देश की संपत्ति निहित हो जाए, आप देश के नंबर 1 आर्थिक व्यवस्था बन जाए विश्व के, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो है आप जो जीएसटी लेते हैं 64% जो है आप 50% आबादी से लेते हैं जिनके पास में 4.1% की देश की संपत्ति है, जी। उससे 50% का जो है कर आपसे, आप जो 64% का आप कर जो है उनसे कलेक्ट करते हैं, वहीं पे जो 10% जिसके पास में 77% की जो संपत्ति है देश की, उनसे आप 4% जो है कर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। तो आप ऐसे तो बना ही नहीं जाएंगे। देश में जो असमता की घाई है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं और उसी के प्लस में फिर से कदम उठाना चाह रहे हैं। अभी जो कह रहे थे कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। अरे क्षेत्रीय पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी वो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है कि क्षेत्र की जो मुद्दे हैं ना आप उनको विलुप्त कर देंगे। वैसे भी भाजपा इस चीज में बहुत माहिर है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन ना किया जाए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि असम में क्या चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, सिक्किम में क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है, मेघालय में क्या चल रहा है। कब कब जो है शिलोंग में 72 घंटे 75 घंटे आप जो है नेट बंद कर रहे हैं, ये पता ही नहीं चलने देते हैं। और ये चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होकर के, खर्चा तो कहीं से कम नहीं होने वाला है। देखिए इसमें जो खर्चे की बात कर रहे हैं बार बार, इनसे एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिए कि कहीं पे जो है आती है पॉलिटिकल क्राइसिस तो वहां पे क्या दोबारा चुनाव नहीं कराएंगे, बीच में बाई इलेक्शन नहीं होंगे, पूरे प्रदेश में इलेक्शन तो कराएंगे ही ना, जब बीच में जो है सरकार वहां की गिर जाएगी। जो ये करते हैं तोड़ मरोड़, आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में भी तोड़ मरोड़ किया था, ये तो इनकी आदत है। वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद में क्या हो कि मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, कुछ राजनीतिक पार्टियों की सरकार बनेगी तो फिर अपना खरीद फरोख्त करेंगे, वहां पे गिराएंगे, फिर बाई इलेक्शन कराएंगे। तो ये तो नुकसान ही करेंगे और देश का नुकसान ही कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ चुनिंदा लोग हैं जो 10% कह लीजिए 1% कह लीजिए उनको लाभ देने के लिए बाकी जनता को प्रताड़ित करना इनका जो है भरोसा बन गया। अभी कहा विजन की बात करते हैं, इन्होंने बात कर ली रेलवे की। रेलवे, अरे उड़ीसा का हादसा कैसे भूल जा रहे हैं आप, जहाँ की रेल मंत्रालय ये तक नहीं बोल पाए थे जो है फ्लाइट सर्विसेज को कि भाई जो नॉर्मल भाड़ा होता है वो लीजिए, आप क्यों डबल ट्रिपल ले रहे हैं। इनकी तो आदत ही है आपदा में अवसर ढूंढने की, ये आपदा क्रिएट करेंगे फिर अवसर ढूंढेंगे, उसके ऊपर फिर राजनीति करेंगे, अपनी राजनीतिक पराठे कह लीजिए, रोटियां कह लीजिए, उसको सेकते हैं। जनहित की बात करेंगे तो बेहतर होगा और जनहित की बात के लिए विपक्ष है। इस तरीके से जो ये लेकर के आएंगे प्रोपोगंडा, उसको ना तो हम समर्थन करते थे ना कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे। ठीक है पुनीत जी, वन नेशन वन इलेक्शन के डिसएडवांटेज तो खूब गिनाए जा रहे हैं। आखिरकार पैसे की बचत की आप लोगों द्वारा दावे किए जा रहे हैं, विपक्ष हो चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, दोनों लोगों का दावा है कि कहीं से पैसे की बचत तो नहीं हो रही। हालांकि स्थितियां बहुत गंभीर हो जाएंगी, ये इलेक्शन कमीशन का भी दावा है, फिर कैसे बेनिफिट होगा। इलेक्शन जो होते हैं जी, जो भारतीय संविधान में जो सूची बनी है वो एक केंद्र की सूची है, एक राज्य की सूची है और दूसरी सूची बनी है केंद्र प्लस राज्य की सूची। जी, क्या आप सभासदी का इलेक्शन भी इसी के साथ कराएंगे? सभासदी का इलेक्शन तो नहीं करा सकते हैं। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसके लिए आपको इलेक्शन अलग से कराना ही कराना है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे? फिर वही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूं, 2 मिनट रुके बता रहा हूं। अब केंद्र की सूची अलग है। केंद्र की सूची जो है वो विश्व पटल पे जो हमारी चीजें हैं उसको लाने की बात होती है। राज्य की सूची जो है, राज्य की सूची में जो क्षेत्रीय दल हैं वो किस तरीके से उन सारी समस्याओं को सामने रखते हैं उनकी बात है। प्लस केंद्र प्लस राज्य की सूची, जो केंद्र राज्य के साथ काम करना चाहता है उसकी सूची हो गई। अगर ये सारी सूचियां एक मर्ज कर दी जाएंगी, हाँ 1952 में जब इलेक्शन हुए थे उस समय ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हाँ वहां अलग अलग इलेक्शन कराए जाए, लेकिन जहां पे सांसद मरे या विधानसभा के जो सदस्य थे
जो हो करके आए थे, निर्वाचित होकर के आए थे, वो खत्म हुए, तो उसके लिए बाय इलेक्शन हुए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन 1952 में वो कंडीशन नहीं थी। आज आप खाली इतना कह दीजिए कि हाँ, जो केंद्रीय रूप में चुन करके आया है जी, उसको विधानसभा के इलेक्शन नहीं लड़ना। आज तो यहाँ ये कंडीशन है ना कि जो केंद्र से चुन के आया है वो उठा करके विधानसभा के इलेक्शन लड़ लेता है, जो विधानसभा चुन के आया है वो उठा करके वहां पे केंद्र में इलेक्शन लड़ लेता है। उसके बाद होता क्या है कि वहां पे बाय इलेक्शन हो जाते हैं। आखिर बाय इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? अगर आप इन सारे बाय इलेक्शन को रोकना चाहते हैं तो आप ये भी एक नियम पारित करिए कि हाँ, जो केंद्र का इलेक्शन लड़ा वो केंद्र का ही लड़ेगा और जो विधानसभा का लड़ा वो विधानसभा के लड़ेगा। बिल्कुल। और जिसको क्षेत्रीय दलों के मुद्दे पर राजनीति करनी है, और ये बहुत विस्फोटक स्थिति है, जिसको क्षेत्रीय दलों पर राजनीति करनी है वो क्षेत्रीय दल के साथ रहेगा, ना कि केंद्र में जाएगा। अगर आप इस चीज को कह दिए, अब शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज संसद का इलेक्शन लड़ करके केंद्रीय मंत्री बन गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्यों बन गए? क्योंकि वहां से उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता छोड़ी और उसके बाद केंद्र सरकार का इलेक्शन लड़ा। तो आप इस चीज के लिए भी पहले बिल लाइए ना कि हाँ, जो केंद्र का इलेक्शन लड़ेगा वो केंद्र का लड़ेगा, जो सेंट्रल का लड़ेगा वो, जो विधायकी का लड़ेगा वो विधायकी लड़ेगा। मतलब आप इस तरीके से तो कुल मिला करके आप इस तरीके से बाइफरकेट कर दोगे कि हाँ, जो क्षेत्रीय दल है वो कभी केंद्र सरकार में पहुंच ही नहीं पाएगा और जो केंद्र सरकार का है वो कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन आपको इसके लिए बिल लाना चाहिए। अब आप खाली एक बात करते हो कि मैंडेट का लाभ जी, मैंडेट आपके पास है, सत्र आप चलने नहीं दे रहे हो, विपक्ष लगातार कह रहा है कि मुझे इस पे बहस करनी है, आप बहस करने नहीं दे रहे हो। जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ जो है वहां पे अविश्वास प्रस्ताव आ गया, आप उसको भी आगे नहीं बढ़ा रहे हो। आपको किसी की बात सुननी नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 1977 में इमरजेंसी लगा दिया, तो उस तरीके की इमरजेंसी हमें लग रहा है संभवतः जी, आज की डेट में भारत में भी लगी हुई है। ठीक है। उस चीज को आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी की सरकार कर रही है कि हमें जो बिल लाना है वो हम लाएंगे, विपक्ष रहे और चाहे न रहे। तो ये चीज बहुत घातक है। और कुल मिलाकर त्रिपाठी जी की बात से हम काफी हद तक सहमत हैं कि जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, डबल इंजन की सरकार, फलाना ढिमकाना, इन सब चीजों से आप आम जनता का मन मोड़ने के लिए आप एक चीज लेकर के आ रहे हो, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन। इससे कोई मतलब नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन लाइए आप, अच्छी बात है, लेकिन उसके जो गंभीर पहलू हैं जी जी, उसको समझने के बाद आप लेके आइए ताकि जनता का भला हो, ना कि आपका भला हो। ठीक है। आप पंकज जी, तो आप क्या मतलब आप सत्ताधारी दल में भी रहोगे, आप ठीक है। विधानसभा में पंकज जी, भी एक रहोगे, सवाल है। आप सभा सचिव में अभी रहोगे, क्या चर्चा है? के दौरान एक मुद्दा उठा कि जब 5 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाया जाता तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे? दूसरी तरफ देश का नुकसान करने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि संसद में अभी पूरी तरीके से अडानी वाले मुद्दे पे चर्चा विपक्ष चाहते हैं, विपक्ष संभल के मुद्दे पे चर्चा चाहता है, विपक्ष जनता के मुद्दे पे चर्चा चाहता है, और उन सब से हटाने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात लागी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर इस पर मोहर भी लग जाती है तो भी 2029 तक चुनाव इस फॉर्मूले पे कराने में कोई भी तैयारी नहीं हो पाएगी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उससे देश की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव होगा और भारी धन का खर्च बचेगा। प्रशासन के ऊपर दबाव कम होगा। अब पैरामिलिट्री फोर्स हो या फोर्सेज हैं उसके ऊपर दबाव कम होगा। जनता का समय बहुत बड़ा बहुमूल्य समय वो बचेगा। और दूसरी चीज़ है कि 1 से 2 महीने के अंदर सारे चुनाव, एक बार में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, एक बार में निकाय और पंचायत चुनाव, ये सब हो जाएंगे। चुनाव पूरा देश में खत्म हो जाएंगे। और क्षेत्रीय पार्टियों क्षेत्रीय मुद्दे हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे आप रखिए जनमानस के समक्ष। जनमानस के समक्ष रखिए। आपको किसने रोका हुआ कि आप क्षेत्रीय मुद्दे मत रखिए? किसी ने लाख तो अभी तक लाए नहीं, काला धन लाए नहीं। काला धन 15, देखिए 15 लाख ये नहीं कहा था। ये संभावना व्यक्त की थी, ये संभावना व्यक्त की थी कि अगर ऐसा आ गया तो ये मिल सकता है। ये दूसरी चीज, और दूसरी चीज है देश विश्व आगे की ओर बढ़ रहा है। विश्व के तमाम देश बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर तेज गति से बढ़ रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें आवश्यक है। और इस देश से इससे जो है बहुत समय की बचत होगी, तमाम तरह के फायदे हैं, इससे नुकसान कहीं से नहीं है। और रहा सवाल यह है कि जब हम बैलेट से ईवीएम पे आए थे तो सब व्यवस्था हुई कि नहीं? देखिए ईवीएम सही ढंग से चल रही है। और रहा सवाल अडानी का,
अदानी के मुद्दे पे देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने क्लीन चिट दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दिया था, जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे तब तो आप कुछ नहीं बोले। और मणिपुर की बात होती है तो आप जो है सदन से बहिर्गमन कर देते हैं, विपक्ष के लोग भाग जाते हैं सदन से, उस पर डिस्कशन नहीं चाहते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड करने से नहीं होगा। और अदानी के मुद्दे पे इंडी गठबंधन खुद ही बटा हुआ है। ममता बनर्जी ने कह दिया हम साथ नहीं देंगे, अरविंद केजरीवाल ने साथ छोड़ दिया, सब अलग अलग सब अपनी डबली राप रहे हैं। तो उससे देखिए इस तरह के मुद्दे खाली कांग्रेस का ही वो मुद्दा है, और कांग्रेस ही खाली उसके लिए वो है। समाजवादी पार्टी ने भी, जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, उसने मना कर दिया कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये देखिए विपक्ष खुद ही बटा हुआ है, और इंडी गठबंधन में आगे भविष्य में चल के टूट होनी तय है। नेशन वन इलेक्शन पे तो पूरा विपक्ष एक साथ है। अभी तो पूजा भाई आप उसपे देखिए, आप संसद में 543 सांसद है, तो आप उस पर डिस्कशन करिए ना, आप उसमें तर्क रखिए कि क्यों जरूरी नहीं है, सरकार करे जरूरी है, आप करे नहीं जरूरी है, तो उस पर आप डिस्कशन करिए ना, कि खाली बस बाहर बैठ के मीडिया पे और सब में भाषण करने थोड़ी होगा। संसद के दरवाजे खुले हुए हैं, उसमें आप बहस करिए, उसका एक विशेष सत्र बुलाइए, उसमें डिस्कशन करिए, ज्वाइंट सेशन बुलाइए राज्यसभा लोकसभा का। और रहा सवाल देखिए ध्यान भटकाने के लिए, जिस तरह से विपक्ष ने 72 सालों में पहली बार जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने का काम किया, और वो उसमें जो आप अभी कह रहे थे कि उसमें सरकार नहीं टहला रही, 14 दिन का नियम होता है स्नेहा जी, आपने अभी लाके दे दिया, 2006 तारीख को आपने दिया होता तो 14 दिन के अंदर उस पर बहस होती। तो अभी तो आपने खाली एक डोकेरों पूरा करने का काम किया, कि बस खाली आपने आपने ला दिया कि नहीं, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और दूसरा सवाल, जो अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर टिप्पणी हो रही थी, तो ये भी जान लीजिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि किसी राम मंदिर को छोड़ के किसी भी क्या नाम है जो मंदिर मस्जिद है उसके प्रकृति में बदलाव नहीं किया जा सकता है, यह स्पष्ट था। लेकिन मई 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकृति के बारे में बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार जनमानस को है। ठीक है, तो इसी के तहत जो है तमाम याचिकाएं हुई, डाली गई और सर्वे के आदेश हुए। हालांकि उसका, और जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने के 4 याचिकाएं लंबित है, और उस पर सुनवाई हो रही है, तो ये कहना, ये उस पर सुनवाई हो रही है, तो ये कहना, तो देखिए इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया है कि जब तक हम इस पर कोई सुनवाई नहीं कर लेते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर, तब तक किसी प्रकार के कोई कोर्ट, निचली अदालतें कोई भी फैसला सर्वे पे नहीं देंगी। पंकज जी, ठीक है। पूजा जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 1 मिनट। देखिए स्नेहा जी, भाजपा के प्रवक्ता जो है फिर यही कर रहे थे कि अरे भाजपा के प्रवक्ता है, कोई नहीं है जी, आज बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ नहीं बैठे, कोई नहीं बैठा हुआ। अच्छा, माफ करिएगा, पता नहीं चलता है, क्योंकि अब मैं सिर्फ विजिबल रहती हूँ, मुझे ज्वाइन भी किया था। वरिष्ठ पत्रकार है जी, पत्रकार महोदय जी, इन्होंने बोला कि जो है खर्चा कम होगा। मैं फिर कहूंगी, ये जो बाई इलेक्शन की बात चल रही थी, जो स्टेट में क्राइसिस आती है, उसके बाद ही तो इलेक्शन जो है सेपरेट होना चालू हुए, कि बीच में किसी स्टेट में सरकार, अरे वो सारी चीजें हैं बिल में, तब जाकर के वहां पे इलेक्शन होने चले गए, फिर वो 5 साल का कार्यकाल आता चला गया। तो खर्च तो कहीं से कम नहीं हो रहा है। आप जबरदस्ती बोलिए कि खर्च कम हो रहा है, नहीं हो रहा है खर्च कम। आप कह रहे हैं इनके ऊपर पैरामेट्रिक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर कम होगा, अरे कहाँ कम हो रहा है, कहीं नहीं कम हो रहा है। आप जबरदस्ती जो है इस चीज को प्रूव करना चाहते हैं, तो ये फैक्ट नहीं है। अभी बाकी बहुत सारी चीजें आपने कह डाली कि जो है 1991 का एक्ट, इसका एक्ट, उसका वैक्ट। देखिए, जनता को प्रताड़ित कर रखा है सरकार ने, और सरकार से प्रश्न पूछने तरीका है कि सदन में जाकर के बहस करे। सदन में बहस करने के लिए भाई मौका भी तो दीजिए। आपके पास में दिया जाएगा एप्लीकेशन, आप हमारे मुद्दे पर बहस ही नहीं करेंगे, जो वाजिब मुद्दे हैं उस पर बहस ही नहीं करेंगे। मणिपुर मुद्दे पे बहस होती है तो आप लोग सदन छोड़ के चले आते हैं, सारा विपक्ष। शून्यकाल में भी अगर 267 का जो एप्लीकेशन उसको खारिज कर दिया गया है कि उसमें जितने मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन नहीं होगा, और सत्ता पक्ष का अगर सांसद है और शून्यकाल में जो है उन मुद्दों पर बहस करता है, उन मुद्दों पर टिप्पणी करता है, तो आप सुनेंगे आराम से। आप सुनेंगे तो आपके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अगर आपने नोटिस खारिज की है कि नहीं, इस पे नहीं बहस होती, तो नहीं होनी चाहिए। तो इतिहास में ये भी पहली बार हो रहा है कि डबल स्टैंडर्ड जो है सभापति कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड सरकार कर रही है। हालांकि सरकार तो राजशाही चला रही है, डबल स्टैंडर्ड नहीं कहा जाएगा, वो चाहती है डिक्टेटरशिप लाना, और डिक्टेटरशिप की तरफ ही वो आगे बढ़ रही है। तो सदन में बहस करने का आप मौका देंगे तब तो बहस होगी, मुद्दों पर बहस करने का मौका कहाँ देते हैं सरकार बहस करने नहीं चाहती, वॉकआउट कर दिया। अरे भाई, जब आप ही अपने को सुनेंगे, दूसरे पक्ष को सुनेंगे नहीं, तो क्या हम ताली बजाने के बैठे हुए हैं?
ठीक है आप पुनीत बोलेंगे, जी, हम बोलेंगे, मुद्दे पे विकास फाइनल कैसे कमेंट। आएंगे? पूजा जी, ठीक है पुनीत जी, आखिरी का 1 मिनट जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मैं भी पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, लेकिन जी जिस तरीके से होना चाहिए और जो सारे मुद्दे हैं उन सारे मुद्दे पे विपक्षी दलों को सुन करके और पूरी तरीके से सहमति बना करके ये चीज़ होनी चाहिए। जब 1952 में जो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, उस समय की वो प्राथमिकता थी, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुए थे। हुए 37 में भी हुए, उसके बाद भी हुए, लेकिन वहाँ पे स्वतंत्र भारत की वो प्राथमिकता थी कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, क्योंकि स्वतंत्र भारत में कभी कोई इलेक्शन नहीं होता। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो समस्त विपक्षी दलों को सुनते हुए और उनकी राय लेते हुए और एक मूलभूत योजना कारगर रूप से तैयार करके आप ये प्रपोजल लाइए, और अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो किसी भी आम जनमानस को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन विपक्ष को भी बोलने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डिक्टेटरशिप की तरीके से वो ला दिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो वहां तक गलत है। आप बिल्कुल लाइए, अच्छी बात है, बिल्कुल लाइए, हर आदमी समर्थन करेगा, लेकिन आप उसके बारे में जैसे होता नहीं कि आप पहले समझाइए तो है क्या, ठीक है। क्या आप करना पंकज चाह जी, रहे हैं? मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 1 मिनट। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, देश के विकास में तरक्की करने के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। इसको तत्काल आना चाहिए। और जो भी बाई इलेक्शन और तमाम तरीके की बातें आ रही थी, वो सारा तरह का सभी तरह का प्रावधान जहां तक हमारी जानकारी उसमें है किया गया है, और उस पर गहन डिस्कशन की जरूरत है। लोकसभा में इसीलिए बिल लाया जाता है कि उसमें संसद के सारे सदस्य उसमें अपनी अपनी राय रखें और उस पर गहन विचार विमर्श के बाद ही उसका निस्तारण हो, उस बिल को पास किया जाए। और केंद्र सरकार भी, नरेंद्र मोदी भी की सरकार भी यही चाहती है कि विचार विमर्श और गहन आम सहमति के बाद ही इस बिल को पास किया जाए, और नहीं आवश्यक हुआ तो इसको जेपीसी को भेजा जाए। देखिए, वो बिल में क्या हुआ, उसमें ऐसे ही हुआ, सरकार ने देखा नहीं सहमति बने तो जेपीसी को चला गया। तो इसलिए ये भी बिल जो है इस देश के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, मैं इस बिल को तो उसी तरीके मानता हूँ, काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख जाएगा। हंसदेव के जंगल कटा दिए गए, माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। इससे अधिक इस बिल का कोई हस्र नहीं होने वाला है। 100 वर्ष पुराने पेड़ कटा दिए, माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। जनता ने पर्यावरण खराब कर दिया। विकास इतना तेजी से हो गया कि आज का पुल बना कल गिर रहा है। ये है डेवलपमेंट, और ये बिल भी उसी तरीके है। और भगवान भला करे, विपक्षी लोग उसी ट्रैक पर खेल रहे हैं जिस ट्रैक पर सरकार उनको ले जाना चाहती है। विपक्ष से भी हमको वो उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो विपक्ष ये चाहता है कि जनता इनसे परेशान होकर के इनको गद्दी नवाज दे। विपक्ष जमीन पर महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी जैसे सवालों पर लड़ने को तैयार नहीं है। तो ये दिक्कत है, देश बहुत बुरी स्थिति में है। कोई कहता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, मैं कहता हूं कि 10,000 रुपए पर मंथ के लिए भटकने वाले नौजवानों से पूछिए कि कैसे परिवार चल रहे हैं। तो ये हालत है, भगवान ही बचाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अब पूरी तरीके से देश में हाहाकार मच चुका है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर बिल पास भी हो जाता है तो इतना जल्दी इस बिल पर काम नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी मुद्दा पूरी तरीके से संसद में चर्चा के लिए जाएगा और स्थिति बहुत ही गंभीर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये पूरी तरीके से बिल संसद में चर्चा के दौरान पास होता है या फिर जेपीसी के पास पहुंचता है। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।